सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जॉन ओलाव फॉसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया 2023 में? तो आंसर होगा साहित्य। तो ये नॉर्वे के लेखक है, इनका नाम है जॉन फॉसे और अभी इन्हीं को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और मैं आपको बता दूं, वे एक ऐसी शैली में उपन्यास लिखते हैं जिसे फॉस मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है और अभी उन्हें उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका जो पहला उपन्यास था वो भी मैं आपको बता दूं, वो 1983 में आया था। उसका नाम है राउड स्वार्ट और ये हम देख रहे हैं, ये हमारा चौथा नोबेल पुरस्कार है, यानी कि चौथी फील्ड में, साहित्य की फील्ड में, लिटरेचर में आया है। इससे पहले 3 सेक्टर में आ चुका है। मेडिसिन, चिकित्सा में आया था सबसे पहले, वो किसे मिला था? कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को। फिर फिजिक्स का मिला था 3 साइंटिस्टों को, उनके नाम है रे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी हुइलियर। और फिर केमिस्ट्री का हमने देखा, ये भी 3 साइंटिस्टों को मिला, उनके नाम क्या हैं? मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकिमोव। और अभी साहित्य का मिल गया जॉन फॉसे को। ये तो हमने करंट अफेयर्स की बात कर ली। अब यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो बिल्कुल बेसिक प्रश्न होते हैं वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, और जिनको याद है वो साथ साथ बोलना कि नोबेल पुरस्कार ये किसकी याद में दिया जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके याद में, और डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। और इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों की 1901 में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। लेकिन शुरुआत में ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जो इकोनॉमिक्स वाला है, अर्थशास्त्र वाला है, ये स्थापित किया गया था 1968 में और हमने इसको पहली बार दिया था 1969 में। और ये प्रश्न भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडन में नहीं बल्कि नॉर्वे में दिया जाता है? तो शांति का। बाकी सारे स्वीडन में दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। भारत में बात करें, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, 1913 में मिला था। साहित्य का ही मिला था। आज हमने प्रश्न में साहित्य की बात की है, तो आप कह सकते हो साहित्य में एकमात्र भारतीय यही हैं अभी तक जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला, गीतांजलि के लिए। सबसे आखिरी भारतीय कौन थे? अभिजीत बनर्जी थे। लास्ट 2019 में इनको मिला था इकोनॉमिक्स का। और ये पूछेंगे कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले, तो मलाला यूसुफजई है। 17 साल की उम्र में इनको मिला था शांति का। और सबसे ज़्यादा उम्र में पूछेंगे तो जॉन बी गुडएनफ है, 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। और अभी करंट अफेयर्स में हमने इनका नाम पढ़ा क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। फादर ऑफ लिथियम आयन बैटरी इनको कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और देखो, 4 दिन से लगातार नोबेल पुरस्कारों की हम चर्चा कर रहे हैं। जब मेडिसिन का आया, फिजिक्स का आया, केमिस्ट्री का आया और लिटरेचर का आया। और चारों दिन से ये शीट में बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अभी 2 फील्ड में और आना बाकी, 2 फील्ड में मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा। तो अगर अभी भी कोई नए स्टूडेंट जुड़े तो चिंता मत करना, 2 बार इस शीट को हम और रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बशर्ते आप साथ साथ बोलना भी स्टार्ट करो। किताब में लिखने से बेहतर है अगर आप मेरे साथ बोलोगे तो आपको किताबों में छापने की, कॉपियों में छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिमाग और साथ में याद भी हो जाएगा। वरना पहले आप इसे कॉपी में छापोगे, फिर अलग से टाइम दे करके उसे दिमाग में छापोगे। कोशिश करा करो यही याद कर लो। मैं इतनी बार चीज़ों को रिवाइज कराता हूँ, एक ही शीट को बार बार रिपीट कराता हूँ ताकि वो आपको रट जाए। एक बार में नहीं होगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बार बार में तो होगा ना। और आपको बार बार रिवाइज कराने के लिए मैंने एक्स्ट्रा रिवीजन वाली क्लास भी चालू कर दी है। यहाँ तो मैं कराता ही हूँ, यहाँ तो कमी नहीं छोड़ता हूँ जितना मेरे से होता है। लेकिन उसके अलावा भी कोई कमी अगर आपको रह जाती है, आपको लगता है कि नहीं ये कम पड़ रहा है, तो उसके लिए मैंने रिवीजन वाली क्लास भी स्टार्ट कर दी है। वहाँ भर भर के रिवीजन कराता हूँ, भर भर के क्वेश्चन रिपीट करवाता हूँ ताकि आपको रट जाए, दिमाग में घुस जाए। तो वो रिवीजन वाली क्लास भी अटेंड करना स्टार्ट कर दो अभी तक जो नहीं कर रहे हैं। और जिनको डाउट है कि वो रिवीजन वाली क्लास अच्छी है या नहीं है, तो वहाँ के कमेंट बॉक्स जाकर के चेक कर लो। वहाँ किसी भी स्टूडेंट से आप कमेंट में जाकर के पूछ लो। और दूसरे से क्यों पूछ रहे हो? आप तो एक क्लास लेकर के देखो ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। वो नहीं कहते क्या, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बस वही वाली चीज़ है। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 19वें एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। अब जैसे कि एशियन गेम्स की हम बात करते हैं, आपको याद हो गया होगा, एशियन गेम्स ये 2022 वाले हैं जो 2023 में हो रहे हैं। कौन सा संस्करण है? 19वां, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। और इस बार जो भारतीय टीम गई है उसको स्पॉन्सर कर रहा है अमूल। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर हैं वो 2 खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह जो कि मेन्स हॉकी टीम के कप्तान हैं, और लवलीना बोर्गोहेन जो कि बॉक्सर हैं।
और क्वेश्चन की अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा, इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है ये, और अभी इन्होंने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड जीत लिया। मतलब 2018 वाला वो होता उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। अभी कितनी दूर भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता? 88.88 मीटर। अच्छा, इनके अलावा जो किशोर कुमार जेना है ये भी भारतीय हैं, इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड जीता है नीरज ने, सिल्वर जीता है किशोर कुमार जेना ने। और अभी आपको याद होगा इसी तरह से हमने पढ़ा था कि अन्नू रानी, अभी इन्होंने भी भाला फेंक में गोल्ड जीता था। और इनके नाम से याद रखना कि एशियन गेम्स में भाला फेंक में गोल्ड लाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। अच्छा, इनके अलावा अभी पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में भी भारत ने गोल्ड जीता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एशियन गेम्स का जो हम इतिहास पढ़ते हैं कि पहली बार जो एशियन गेम्स हुए थे वो कब हुए थे? 1951 में भारत में। एक प्रश्न अगर मान लो ये बन जाए कि भारत कितनी बार इसे होस्ट कर चुका है, तो एक बार तो हम पढ़ते ही हैं 1951 में, लेकिन भारत 2 बार इसे होस्ट कर चुका है। एक बार तो ये हो गया 1951 वाला, और एक 1982 में भी कर चुका है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। लास्ट टाइम वाले आपने कहा इंडोनेशिया में हुए, और अभी जो हो रहे हैं 2022 वाले 2023 में हो रहे हैं भाई, 4-4 साल के गैप में होते हैं। तो चाइना के हंगजाऊ में, कहाँ पे हो रहे हैं? चाइना के हंगजाऊ में। और अगली बार 2026 वाले होंगे जापान में। तो ये एशियन गेम्स हैं, इनको ध्यान रखना। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपको बना करके दूंगा। और उम्मीद है जब तक हम काफ़ी कुछ इससे याद कर चुके होंगे, कम से कम ये बेसिक प्रश्न तो याद ही कर चुके होंगे। तो अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा CS लक्ष्मी को। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में CS लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका, जिन्हें अंबाई भी कहा जाता है, इनको भी प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये भारतीय लेखन और साहित्य की दुनिया में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और इन्हें 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो नाम याद रखना CS लक्ष्मी का। बाकी ये जो डॉक्टर नित्या अब्राहिम है, यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला था। बॉम्बे जयश्री, ये कर्नाटक की गायक हैं, संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था। और हरि बालकृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार इनको मिला था। अच्छा, अभी रुको, कुछ और 2023 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार मिला था डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को, और ये 2023 का मार्कोनी पुरस्कार, जिसे दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये हरि बालकृष्णन हमने पढ़ी लिया। 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार ये सर डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला। 32वां व्यास सम्मान 2022 का मिला डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान मिला शिव शंकरी को, उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। 2023 का एबेल पुरस्कार मिला लुइस कैफरेली को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्जियो गॉस्पोडिनोव को मिला। ये बुल्गारिया के लेखक हैं, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। अभी लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला नरेंद्र मोदी को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जिसे मिला, उसमें एक भारतीय भी हैं, उनका नाम ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रवि कन्नन। और गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को, जबकि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अभी मिला जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को। तो यहाँ पे 2023 के 11 एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको भी ध्यान रखना। अभी आपको याद होगा कल परसों जो मैंने आपको शीट रिवाइज कराई थी वो अलग प्रश्न थे, ये अलग प्रश्न है, क्योंकि जितने भी अवार्ड्स हैं मैं एक साथ नहीं रिवाइज करा रहा हूँ, आपको 10-10 के सेट में रिवाइज करा रहा हूँ। तो एकदम से ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और ये शीट्स रिपीट होती रहेगी तो हमें चीज़ें याद होती रहेंगी। और हाँ, एक और बात, अगर वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये हैदराबाद में खोला गया है, जो कि साउथ कोरिया में सौर पैनल से ढके साइकिल ट्रैक से प्रेरित है। मतलब किसको देख करके हमने बनाया या किससे मोटिवेटेड होकर के हमने ये काम किया? तो साउथ कोरिया आंसर होगा। और हमारे इस ट्रैक की लंबाई कितनी है? 23 किलोमीटर है। मतलब इस ट्रैक की छत पर जो सोलर पैनल्स लगी हुई है वो 16 मेगावाट की बिजली पैदा करेंगी, जिससे हजारों स्ट्रीट लाइट्स, जो सड़क की लाइटें होती है, वो रोशन होंगी, वो जलेंगी। अब यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, एक तो सोलर और एक साइकिल। देखो, साइकिल से तो 2 पॉइंट याद रख लो आप। एक तो वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है जो 3 जून को मनाते हैं, और एक अपॉइंटमेंट भी है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी नए प्रेसिडेंट बने थे, इनका नाम पंकज सिंह है।
पंकज सिंह कौन है पता है? हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके बेटे हैं ये। और सोलर की बात करें, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जो भी सोलर से संबंधित आपने अभी 2023 में जितने भी प्रश्न पढ़े हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, तो ध्यान देना। एक तो अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना, तो आंसर होगा गुजरात का मोढेरा गांव। और इसी तरह से दिल्ली एयरपोर्ट ये बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। अच्छा, देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। और पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। और अगर पूछे अभी किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा भेल ने। अभी मुख्यमंत्री सौर मिशन किसने शुरू किया था? मेघालय ने। अच्छा, भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री ये कहां पे बनेगी? उत्तराखंड में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। तो देखो, सोलर से संबंधित ये सारे आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन पढ़े थे। मैंने आपको सारे एक साथ यहाँ पे रिवाइज करा दिए, इनको आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को ये नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार इस दिन को हमने सन 2022 में मनाया, तो मतलब इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है, दूसरी बार मना रहे हैं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो वो गंगा डॉल्फिन ही है। इसे हमने 2009 में घोषित किया था। और गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछ लें तो वो क्या है? प्लेटेनिस्टा गांगेटिका। एक और प्रश्न का उत्तर दो कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य? तो आंसर होगा बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में। और एक और प्रश्न का उत्तर दो कि भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहां पे बना है? तो ये बना है पटना में। तो यहाँ पे डॉल्फिन से संबंधित जो भी प्रश्न थे मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अभी डे वाला प्रश्न है तो अक्टूबर के सारे डेज में आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो क्या क्या पढ़ा हमने। 1 अक्टूबर को आपने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया। 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस होता ही है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया था। तो अक्टूबर के ये डेज हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में कहाँ के पश्मीना क्राफ्ट यानी कि पश्मीना शिल्प को GI टैग मिला? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो बसोहली पश्मीना ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की एक सदियों पुरानी पारंपरिक शिल्प है जिसे अभी GI टैग मिल गया है। तो बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, सुंदरता और पंख जैसे वजन यानी कि बहुत हल्के वजन के लिए प्रसिद्ध है। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला। चलो एक काम करते हैं, 2023 के सारे GI टैग्स में आपको रिवाइज करा देता हूँ। जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ के भद्रवाह राजमा, सुलाई शहद, रचोरी चिकरी लकड़ी शिल्प, कश्मीर के मुश्क बुद्धजी चावल को GI टैग मिला। अभी जम्मू कश्मीर के ही बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला था। गोवा के मान कुरादाम को GI टैग मिला। तो राजस्थान के ये प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जोधपुर की बंदेज शिल्प, बीकानेर की उस्तकला शिल्प, बीकानेर की कशीदाकारी शिल्प, उदयपुर कोफ्तकारी मेटल शिल्प और नाथद्वार की पछुआई पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के जेदरे नामकट्टी, चेदीबट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मेटा केला और सलेम सागो को GI टैग मिला। अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, रीवा जिले की सौंदर्या आम और मुरैना जिले की गजक को GI टैग मिला। बिहार के मरचा चावल को GI टैग मिला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला। और आसाम के अभी चोकुआ चावल जिसे जादुई चावल भी कहते हैं, इसको GI टैग मिला। और उड़ीसा के अभी रायगढ़ा शॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल जिसे चावलों का राजा कहते हैं, इसको GI टैग मिला। और अभी लेटेस्ट आंध्र प्रदेश के अत्रेयापुरम पुथारे कुला जो कि एक तरह की मिठाई है, गुड़ और चावल से बनती है, इसको GI टैग मिला था। GI मतलब क्या होता है? बार बार GI कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिनियम आया 1999 में, लागू हुआ 2003 में और पहली बार मिला था 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। तो यहाँ पे 2023 के सारे इंपॉर्टेंट GI टैग्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? और ये प्रश्न उनके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा जिन्होंने अभी EMRS का फॉर्म भरा होगा, चाहे वार्डन का, चाहे लेबर असिस्टेंट का या और भी जो निकले हैं फॉर्म। तो प्रश्न देखते हैं।
अभी अक्टूबर 2023 में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक एवं कला उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और हमारे जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं कौन? अर्जुन मुंडा जी। अभी उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में ये चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। EMRS की क्या फुल फॉर्म हो गई? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। तो इन विद्यालयों में क्या होता है? दूर दराज के आदिवासी इलाकों के छात्रों को यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, उन्हीं के लिए है ये मुख्य रूप से। और आपको याद होगा इसी तरह का एक और हमने प्रश्न पढ़ा था कि अभी कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का अभी दूसरा चरण शुरू हुआ था? तो आंसर होगा 54, 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में। और बेसिकली यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, तो शिक्षा से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको कवर कर रहा हूँ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सारी चीज़ें यहीं से तो शुरू हो रही है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये 2020 में आई। और अगर पूछे कि इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक। दूसरा था मध्य प्रदेश। और ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है ये तीसरी बार लाई गई है। पहली बार 1968 में आई थी, दूसरी बार 1986 में, और इस बार वाली ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये किस समिति की सिफारिश पे लाई गई? कस्तूरी रंगन समिति। वैसे जो शिक्षा है ना, ये किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन मूल संविधान में याद रखना ये राज्य सूची का विषय था। और फिर यहां से भी आपके मन में प्रश्न आएगा, तो फिर इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और अभी धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, अभी इन्होंने NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया। NCERT, इसके अध्यक्ष भी याद रखना कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी है। और अगर पूछे कि NCERT ने अभी पाठ्य पुस्तक संशोधन क्लास तीसरी से लेकर 12वीं तक की क्लासों में पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया था? तो आंसर होगा महेश चंद्र पंत। अच्छा, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? केरल का कोल्लम जिला है। और अगर पूछें कि किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था? त्रिपुरा ने। और पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस ये कहाँ पे खोला गया? अमृतसर में। और एजुकेशन की बात हो रही है तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, टोटल 17 हैं, 2030 तक पूरा करना है, तो उसमें क्वालिटी एजुकेशन की गई है, वो किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में की गई है? कौन से नंबर का है वो? ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। और अगर आप में से कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित। या तो वो गोल नंबर दे देगा और पूछेगा इसका संबंध किससे, या कोई पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से नंबर का है। और इसके ऊपर मैं ट्रे की वीडियो बना चुका हूं, तो जिस भी स्टूडेंट ने वो देखी है वो सबको पसंद आ रही है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखने मात्र से मैं गारंटी लेता हूं एक बार में वो सारे आपको गोल्स याद हो जाएंगे, क्योंकि इसे मैंने बहुत शिद्दत और मेहनत से बनाया है, इसलिए मैं गारंटी ले रहा हूं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि अभी हाल ही में भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर होगा 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। तो भारत में वन्य जीवों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अक्टूबर महीने में 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक पूरे भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। और 2023 में ये इसका 69 नंबर का संस्करण है। और थीम भी है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पहली बार हमने इसको 1957 में मनाया था। और इसी से एक डे आपको जरूर याद आएगा कि एक विश्व वन्यजीव दिवस भी तो होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वो कब होता है फिर? वो 3 मार्च को होता है। और आपको याद होगा अभी अक्टूबर में हमने विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी मनाया है, वर्ल्ड स्पेस वीक, वो 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने आपको दोनों एक साथ बता दिए। और अगर आपसे पूछें कि बताओ किसे अभी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार मिला था 2023 का, तो कश्मीर की आलिया मीर को मिला था। और आप जानते ही हो वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड भी जारी किया था। तो ये भी ध्यान रखना बातें हैं, कुछ छोटी मगर मोटी बातें। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ फिर अभी हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में। कब? 7 और 8 अक्टूबर 2023 को। और इसकी थीम क्या है? कहानियों के बिना बचपन कैसा। तो
तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य है असाधारण बच्चों की किताबों की खोज करना और उन्हें प्रस्तुत करना जो भारतीय अनुभवों और कहानियों पर केंद्रित हो। अच्छा, वैसे बेंगलुरु अभी काफी न्यूज में है। मैं आपको बताऊं कहां कहां पे हमने इसके बारे में पढ़ा। तो आपने पढ़ा था एक तो देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन ये कहां पे स्थापित किया गया, बेंगलुरु में। अभी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया कि सबसे ज्यादा ग्रीन ऑफिसेज के मामले में बेंगलुरु टॉप पर है। और उससे पहले हमने पढ़ा था झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया गया था बेंगलुरु में ही। बेंगलुरु इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, आप सब जानते हो, वर्ल्ड टीचर डे के रूप में। जबकि भारत में जो नेशनल टीचर डे होता है वो इससे जस्ट एक महीने पहले 5 सितंबर को मनाया जाता है। वो हम भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे S राधाकृष्णन जी की जयंती को मनाते हैं 5 सितंबर को। और इस बार जो ये विश्व शिक्षक दिवस मनाया है, इस बार की थीम क्या है? थीम वैसे काफ़ी बड़ी है, पूछी नहीं जाएगी, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लो। हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता। पहली बार इस दिन को 1994 में मनाया था हमने। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन बताइएगा। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि कौन नए स्टूडेंट हैं और उनको सेशन कैसा लगा। तो चलो फिर मैं आपको अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे नहीं चुना गया? तो आंसर होगा फेरेंक क्रॉस। इन्हें तो फिजिक्स का मिला। तो मिला किसे? मोंगी बावड़ी को, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकिमोव को। फिर पूछा 19वीं एशियाई खेलों में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण दौताले ने स्वर्ण जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। अभी किसने राइडर कप 2023 को जीता? यूरोपियन टीम ने। और विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया 4 अक्टूबर को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी सुधा मूर्ति। किसने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई गई? अमेरिका में। किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया? SBI। और किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश इसको शुरू किया? इंडोनेशिया। और आखिरी प्रश्न पूछा था ICC ने किसे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर। और एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, वीडियो अभी भी आपने लाइक नहीं करा, भूल गए तो प्लीज लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था? 2022-23 के लिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आंसर होगा मनीषा कल्याण को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।